थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। दो भाई थे, एक की उम्र 8 साल दूसरे की 10 साल। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग आया हुआ था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करें। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुंचे हुए महात्मा है, जिसको आशीर्वाद दे दे उसका कल्याण हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की मां को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से उनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। मां को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना, नहीं तो क्या पता दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दे और साधु नाराज हो जाए। अगले ही दिन मां छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुंची। साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया और मां से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना? बताओ भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाए साधु की ओर देखता रहा। साधु ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बाए साधु की ओर हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी पर वह रुका नहीं, सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई, जो घर पर ही था, ने उसे छुपते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ? छुप क्यों रहे हो भैया? तुम भी जल्दी से कहीं छुप जाओ। बच्चे ने घबराए हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या? बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ है। कवि डाकू। एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया। डकैती करने वो बैंक गया और जाके सबके ऊपर पिस्तौल तान दिया और बोला, अर्ज क्या है, तकदीर में जो है वही मिलेगा, तकदीर में जो है वही मिलेगा। हैंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। जब वो बैंक लूट चुका था तो जाते जाते बोल के जाता है, भुला दे मुझे, क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे, क्या जाता है तेरा। मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। उद्धरण चिन्ह। बीवी को इम्प्रेस किया। आ गई पत्नी सफर से। बैग रखा और घर को निहारा। साफ था एकदम से घर। फिर रसोई में गई। सब कुछ अपने स्थान पर। बर्तन साफ करके अलमारी में रखे हुए थे। सिंक चमाचम थी। अचरज था चेहरे पर। इधर उधर अलमारी दराज खोली, देखी, सब ओके। मुस्कुराते मुखड़े के साथ मेरे गले लग गई। कंधे पर पानी की बूंद गिरी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सफर तो ठीक था, किसी से कोई बात तो नहीं हुई? वह हंसते हुए बोली, जी सब ठीक है। ये तो खुशी के आंसू थे। मुझे तो आज मालूम हुआ कि आपको इतना काम आता है। कमाल है, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो ऐसे ही बाय बाय का वहम पाले हुए थी। अब बाय रखने की बात कभी नहीं करूंगी। शिक्षा, अपनी बीबी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। इनामी रकम। चंदू लाल को तैरना नहीं आता था। उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैरना नहीं सीख जाएंगे पानी में कदम नहीं रखेंगे। सावन का दिन था। गंगा नदी खूब उफान पर थी। चंदूलाल के मित्र मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, चलो चंदूलाल तुमको तैरना सिखा दे। उद्धरण चिन्ह। चंदूलाल ने कहा, मैंने कसम की है, जब तक तैरना नहीं आए मैं पानी में पैर भी नहीं रखूंगा। अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, बिना पानी में उतरे तुम तैरना नहीं सीख सकते? मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब जिद छोड़ो और चलो गंगा जी में। चंदूलाल को लेकर मटकानाथ ब्रह्मचारी गंगा जी पहुंचकर बोले, वो बोर्ड देखो, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम, आज्ञा से जिलाधिकारी। अब तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, मैं आके तुमको बाहर निकाल लूंगा और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। चंदूलाल को आइडिया पसंद आया। वो उतर गए पानी में। घुटने तक पानी में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे डूब गया, बचाओ बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अबे चुप कर, कोई घुटने तक पानी में डूबता है क्या? अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या? चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगे। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तरेरी और कहा, और आगे? मैं हूं ना, क्यों डरते हो? चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगे। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तरेरी और कहा, और आगे? मैं हूं ना, क्यों डरते हो?
इस तरह 2-3 बार हुआ और चंदूलाल पानी में बहुत आगे चले गए और सचमुच में डूबने लगे। अरे मैं सच में गुड डूब रहा हूँ, बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे। अब चंदूलाल की सांस छूटने लगी। जोर जोर से चिल्लाया, अरे कमीने, क्या कर रहा है? जल्दी बचाओ, क्या तुम्हें 500 रुपये नहीं चाहिए? मटकानाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा किया। पहले वाले बोर्ड के दूसरे तरफ एक और बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, तैरती लाश को निकलने वाले को इनाम 1000, आज्ञा से जिलाधिकारी। संता और सर्दी। एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने संता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? संता ने गांव वालों से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। संता तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। संता भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वालों की नज़र में संता की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने संता से फिर पूछा। संता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। संता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। संता की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले संता के पास आए। संता फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दी क्या जुल्म ढाती है। संता फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले संता को कोसने लगे। संता ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। संता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब संता का भी धैर्य जवाब दे गया। संता ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। संता वहीं चक्कर खाकर गिर गया। टीचर के सवाल, पप्पू के जवाब। टीचर, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पप्पू, उनके आखिरी युद्ध में। टीचर, गंगा किस स्टेट में बहती है? पप्पू, लिक्विड स्टेट में। टीचर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पप्पू, उनके जन्मदिन के दिन। टीचर, 15 अगस्त को क्या होता है? पप्पू, 15 अगस्त। टीचर, 6 लोगों के बीच 8 आम कैसे बांटे? पप्पू, मैंगो शेक बनाकर। टीचर, अगर मेरे एक हाथ में 10 संतरे हो और दूसरे में उसके दुगने से 5 कम और मैं उनमें से 3 शीला को और 2 मुन्नी को दे दिए तो मेरे पास क्या है? पप्पू, 2 बहुत बड़े हाथ जिसमें इतने सारे संतरे समा सकते हैं। टीचर, एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये किस टेंस काल का वाक्य है? पप्पू, फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। टीचर, राम की लंबाई 5 फीट है और श्याम का घर उसके स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, तो ये बताओ कि मेरी उम्र क्या है? पप्पू, 44 साल। टीचर, सही जवाब। तुमने कैसे निकाला? पप्पू, मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है, वो आधा पागल है, तो आप पूरे पागल है, तो 22 का दुगना 44। टीचर, बताओ कि कुतुब मीनार कहाँ है? पप्पू, नहीं पता। टीचर, जाओ जाके पिछली बेंच पर खड़े हो जाओ। पप्पू, क्यों, वहां से कुतुब मीनार दिखेगा क्या? टीचर, उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले 2 जानवरों का नाम बताओ। पप्पू, पोलर बियर और पोलर बियर की पत्नी। टीचर, अगर 10 लोग मिलकर 10 दिन में एक गड्ढा खोदते हैं, उसी गड्ढे को 5 लोग कितने दिन में खोदेंगे? पप्पू, तुरंत। गड्ढा तो पहले से खुदा हुआ है। बेचारा पति। 1. संडे को पति अगर देर तक सोया रहे तो? बीवी, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या? छुट्टी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सोते ही रहोगे। 2. संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो? बीवी, पिछले जन्म में मुर्गी थी क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5:30 बजे उठकर कुकडुकू करने लगते हो।
इतना जल्दी उठकर क्या पहाड़ तोड़ लाओगे? 3. संडे को पति अगर घर पे ही रहे तो बीवी कुछ काम भी कर लिया करो। हफ्ते भर बाद देखते हैं तुम्हारे संडे की, उसे भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हो। 4. संडे को पति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी, कहाँ थे तुम आज पूरा दिन? आज संडे है, कभी मुंह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। 5. संडे को पति अगर पूजा करे तो बीवी, ये घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। 6. अगर टाटा या बिल गेट्स जैसा बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे तो बीवी, हर वक्त काम काम काम, तुम्हें अपने ऑफिस के ही 7 फेरे ले लेने चाहिए थे। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर है जो सारा दिन काम करें और शाम को तुम्हारा इंतजार करें। 7. पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी, हमारे बीच वाले जीजा जी तो दीदी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं और वो भी स्विट्जरलैंड और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर। तुम्हारी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते। 8. पति अगर अपनी ऐसी तैसी करा कर नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घुमाने ले भी जाए तो बीवी, अपना घर ही सबसे अच्छा, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हैं। इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरो, क्या रखा है घूमने में? इतने पैसे से अगर घर पर ही रहते तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे। घरवाली की किचकिच न हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। विश्वास न हो तो नरेंद्र मोदी को ही देख लो। यूपी की शादी, लड़की देखे जाने पर लड़का और लड़की में बात करने का तरीका देखते हैं। शायद आपको यूपी की भाषा पसंद आए। पप्पी कितने तक पढ़ी हो? अंजू, 8वीं तक। पप्पी फिर काहे ना आए पढ़ी? अंजू, स्कूल दूर हतो तो हमारी पढ़ाई छुड़ाया दई गई। पप्पी, अच्छा, रोटी बनाया लेत हो का? अंजू, हाँ, बनाया लेत हैं। पप्पी, और सब्जी? अंजू, हाँ, सब्जी और बनाया लेत हैं। पप्पी, काय काय की बना लेत हो? अंजू, आलू की, मेथी की, पालक की, गोभी की, भिंडी की, सबही तरह की। पप्पी, का दुआ की नाय बनाया पाती हो का? अंजू, हाँ, बनाया लेत हैं। पप्पी, कैसी बनात हो गीली का सूखी? अंजू, मुआ कर मजला दारी जार का नास पीटा नाय तो ते लौड़िया देखन आओ है कि काम बाली बाई देखन आओ है। धुआं लगे इतनी देर से दिमाग चाटन में लगो है जो बना लेत व बना लेत। चप्पल दिए अभाई उतार के मुंह सूजी ये अभाई हाल। बड़ो आओ कदुआ खान वारो, मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। एक बार एक कौए को रोटी का एक टुकड़ा मिला, इसे वह अपनी चोंच में रख रहा था। वह एक पेड़ पर बैठा था। अचानक एक लोमड़ी वहां आई तो उसने कौए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसने कौए से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, कृपया गीत गाकर सुनाएं। मूर्ख कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गई और कौवा मूर्ख बन गया। अजीबो गरीब इंटरव्यू। एक बार एक आदमी की प्रमोशन के लिए उसका डिपार्टमेंटल इंटरव्यू हुआ। बॉस सर, चलो मुझे तुम्हारी अंग्रेजी चेक करने दो, मैं जो कहूँगा तुम मुझे उसका ऑपोजिट बताना। आदमी, ठीक है सर। बॉस, गुड। आदमी, बैड। बॉस, कम। आदमी, गो। बॉस, ugly, Adami, Pichli, Bosa, Pichli, Adami, ugly, Bosa, shut up, Adami, keep talking, Bosa, now stop all this, Adami, then carry on all that, Bosa Abe, Kupa ho ya, Kupa ho ya, Kupa ho ya, Adami, Abe bolada ya, bolada ya, bolada ya, Bosa, Yara, Adami, Dusmana, Bosa, get out, Adami, come in, Bosa, my God, Adami, your devil, Bosa, shish, Adami, her, Bosa mir bapa kupa hoya, Adami, tere bet belate raho, Bosa, you are rejected, Adami, I am selected, Bosa Prabhu apati karana kaham hai, Adami, vatsa mara sara yaham hai, Bosa bapa re kisa pagala se pala para hai, Adami, mam re kisi budimana se pala nahim para, Bosa sail yutha kara pataka dumga, Adami, Jijalita kara yutha lumga. Fira Adami ko bosa ne ika thaparamara, Adami ne du jamadai, bosa ne fira kara mare, Adami ne bosa ko mara kara bahosa karadia, fira apain mana mem Adami bola, kala sahaba ko hosa an para rehalta puchata hum, vase bosa ko javaba tamain santo saprata hidai hyam, maravadia pathana ne. Pathana apani balagadi memanaja ke bor ladakara sahara laya rahada, abi gamba se nakala hida ki eka kad mem usaki gari palata gai.
Pathana gari ko sidi karain ki kazisa karain laga. Thori hi dura para k nice bath aka rahagira ne yaha dekakara avazadi. Erbai, parasana mata ho, ajaumir satha pahale kana ka lo fira mame tamhari gari sidi karava dunga. Pathana danyavada, para mame abi nahima sakata. Mara dasta basira naraza ho jayega. Rahagira. Tu jasa kele nahim uthagi gari. Tu asia kana ka lafira hamadana muthanj. Pathana. Nahim, basira bahuda gusa ho jayega. Rahagira. Armana bijao. Ajao tu mamir pasa. Pathana. Thika hai apakahat hayam te jata hum. Pathana ne jamakara kana ke afira bola. Aba main kalata hum gari ke pasa ora apa bikali. Basira gusa ho raha hoga. Rahagira ne muskarate hu kaha. Kalo para tuma atana dara kayam rehi ho. Vase abi kaham hoga basira. Pathana. Gari ke nice daba wahai. Skula ka niriksana. Eka sarakari skula ka inspeksana karain siksa adakari I hudha. Eka klasa mem gaitavaha inglisa ka pariada kala rahada. Eka baks ko kara kara ke pucha tumako inglisa ati hayam. Siksa adakari vada ija yoranima. Chatra sara. Maya nima ija sana leda. Siksa adakari kya baka rehi ho. Chatra sara darasala maranama hi surya prakasa isala inglisa mem sana leda. Siksa adakari vada ija yora fadarsanima. Chatra sara. Maya fadarsanima ija lafaboya. Siksa adakari kya baka rehi ho. Chatra sara darasala anaka nama bala javana ha isala inglisa mem lafaboya. Siksa adakari santa raha bevakufa. Aba kanvarsazana batao eka laraki saraka ke usa parakati hayam. Musico apane pasakes bilauj. Inglisa mem batao. Chatra sara. Main musico balumga plaja kama hiara. Siksa adakari very guda. Abamana vo laraki saraka ke isa para agei batao ki musico vapasa usa para bajan ke like yakahoj. Inglisa mem batao. Chatra sara. Yita bahuda asana savala wa. Main saraka ke usa para jamga ora balumga plaja kama hiara. Quote. Siksa adakari bahosa. Restaurant mem dipafreda. Eka kania jis hindiya inglisa thika se nahima titi india aya ora eka restaurant mem gaya. Vitera menu la ke aya ora usdia. Usain menu de ka ora eka nama ke ungali raka ke boladisa. Disa. Dipafreda. Fasta. Vitera ne sara kujaya ora bola sara kucha ora ardera keryi hama nahim de socket. Kania no. Disa. Dipafreda. Vitera sorry. Kucha ora ardera care. Kania u Indiana. Onali disa. Fasta. Kucha dera se kala rehi isa silasile ko de ka kara restaurant ka menahara e gaya ora vitera se bola arkyabahasa karati ho. Dedu na jo manga raha hayam. Vitera bola menahara sara. Vo menu ke nice likapaki nama para umgali raka ke manga raha hi dipafreda bol to dedu. Svarga ka davara. Svarga ke davara para bahuda bira ikatha hoga at. Citra gupta ko bulaya gaya. Citra gupta ne kaha ki hamare pasa basa 3 lakhsari sutsa base hayam. Jisa ke marain ki kahani sa base rokeka hogi vohi andara jaga. Kahala adami aya vo moda sa adhara umrakada ora suda buddha pahain huda. Citra gupta ne pucha tuma kes mare. प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहला आदमी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से घर में घुसा और बेडरूम में गया। अपनी पत्नी की स्थिति देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो अंडरवियर में मेरे बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ है। मैं दौड़ के उसका हाथ छुड़ाने लगा ताकि वो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन वो कमीना बड़ा सख्त जान निकला। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दौड़ के एक हथौड़ी ले आया और उसके हाथ पर मारने लगा। इस बार उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिल नीचे जा गिरा, लेकिन मैंने देखा कि वो लॉन पर गिरने की वजह से मरा नहीं है। मैं दौड़ के घर का फ्रिज उठा लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रिज उसके ऊपर गिरा और चकनाचूर हो गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी ऊपर से कूद गया उसके ऊपर। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो मरकर यहाँ आ गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर आ जाओ। नेक्स्ट। दूसरा आदमी जो जवान और गठीला था आया। वो सिर्फ अंडरवियर में था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? दूसरा आदमी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता हूँ।
आज सुबह मैं बालकनी में कसरत कर रहा था कि किसी तरह से नीचे गिर गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, गिरते वक्त मैंने किसी नीचे वाली मंजिल के बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। अभी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि एक मोटा आदमी आया और मुझे बचाने की बजाय उल्टा मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। उद्धरण चिन्ह। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैंने कैसे भी करके अपना पकड़ बनाए रखा। तभी वो कहीं से हथौड़ी लेके आया और मेरे हाथ पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं नीचे लॉन पर गिरा, कुछ हड्डियां टूटी होंगी पर मरा नहीं। तभी वो पागल आदमी कहीं से फ्रिज उठा लगा और बालकनी से मेरे ऊपर फेंक दिया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम दब के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं फिर भी जिंदा था। तब तक मोटे आदमी को क्या सूझा और वो खुद ही मेरे ऊपर कूद गया। उद्धरण चिन्ह। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? दूसरा आदमी, हाँ, लेकिन वो मोटा भी नहीं बचा होगा। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर जाओ, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट। तीसरा आदमी जो जवान पर हल्का फुल्का था वही खड़ा था और सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। आगे बढ़ा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? तीसरा आदमी नीचे निगाहें किए हुए, वो बात यह है ना, मैं वो फ्रिज के अंदर छुपा हुआ था। काला बकरा और सफेद बकरा। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर किसी दूर दराज के गांव गया एक न्यूज़ का फिल्म बनाने। उसने तय किया कि वो एक गरीब चरवाहे की स्टोरी बनाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। गांव में खोजा तो उससे सबने हकीरा का इंटरव्यू लेने को कहा। हकीरा का पास 2 बकरे थे, एक काला और एक सफेद। रिपोर्टर, तो हकीरा जी, आप अपने बकरे को कहाँ चराते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, ऐसा है तो सफेद वाले का बताओ। हकीरा, उसे मैं पहाड़ी के उस पार चराता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही चराता हूँ। रिपोर्टर, आप अपने बकरे को रात में कहाँ सुलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं बाहर सुलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही सुलाता हूँ, बाहर। रिपोर्टर, अच्छा, और आप अपने बकरे को क्या खिलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर खींचते हुए, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं चना के छिलके का चारा खिलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही खिलाता हूँ। रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया, अबे साले, जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो तो ये काला सफेद क्या लगा रखा है? हकीरा, जनाब, गला साफ करते हुए, बात ऐसी है कि सफेद वाला बकरा मेरा है। रिपोर्टर, और काला वाला किसका है? हकीरा, वो भी मेरा ही है। रिपोर्टर ने कुएं में छलांग लगा ली। रेलवे इंटरव्यू। मोहन रेलवे गार्ड की भर्ती में गया और रिटेन एग्जाम पास करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गया। इंटरव्यू के दिन वो तैयार होके पहुंचा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम स्टेशन के गार्ड हो और तुम देखते हो कि 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर हैं और तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ी जा रही हैं। तुमको पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो एक तेज टक्कर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? मोहन, मैं लाल झंडा लहराऊंगा। इंटरव्यूअर, मान लो तुम्हारे पास लाल झंडा नहीं है, तब? मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल रंग की चड्डी पहनता हूँ। सर, तो मैं उसे लहरा सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? इंटरव्यूअर, पर रात का वक्त हो तो? मोहन, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा लाल और हरे रंग का जलने वाला टॉर्च अपने पास रखता हूँ, तो मैं उसे जला दूंगा। इंटरव्यूअर, अगर बारिश हो रही हो और टॉर्च की सेल भीग गई हो तो? मोहन, ऐसी स्थिति में सर, मैं दौड़ के अपने भाई सोहन को बुला के लाऊंगा। इंटरव्यूअर, क्यों, वो क्या कर लेगा? मोहन, वो कर तो कुछ नहीं पाएगा। इंटरव्यूअर, तो? मोहन, मैं कहूँगा देख ले भाई, देख ले, ऐसा भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। इंटरव्यूअर खड़ा होकर, भाग यहाँ से। मुहावरों के आधुनिक अर्थ। दोस्तों, आज हम कुछ मुहावरों के आधुनिक अर्थ जानेंगे जो हमारे वैवाहिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं। 1. सुख की जान दुख में डालना, शादी करना। 2. आ बैल मुझे मार, पत्नी को लड़ाई के लिए आमंत्रित करना। 3. दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को कुछ समझाना। 4. 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात, पत्नी का मायके से घर आना। 5. आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, शादी की राय देना। 6. दुश्मनी निभाना, दोस्तों की शादी करवाना। 7. खुद का स्वार्थ देखना, शादी ना करना। 8. पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना। 9. लव मैरिज करना, लड़ाई के लिए जोड़ीदार खुद ढूंढना। 10. जिंदगी के मजे लेना, कुंवारा रहना।
11. ओखली में सर देना, शादी के लिए हाँ करना। 12. 2 पाठों में पीसना, दूसरी शादी करना। 13. खुद को लुटते हुए देखना, पत्नी का पर्स से पैसे निकालना। 14. पैरों तले से जमीन खिसकना, पत्नी सामने दिखना। 15. गलती पर पछताना, शादी के फोटो देखना। 16. सर मुंडाते ही ओले पड़ना, परीक्षा में फेल होते ही शादी हो जाना। 17. शादी के लिए हाँ करना, स्वेच्छा से आत्महत्या करना। 18. शादी बिना अपराध की सजा। 19. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों के दुख से खुश होना। 20. साली आधी घरवाली, वो स्कीम जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। शनि की महादशा। हकीरा गांव से पहली बार शहर आता है और देखता है कि एक पंडित जी सड़क के किनारे बैठ के भविष्य बता रहे हैं। हकीरा ने सोचा चलो मैं भी दिखा लूं। पंडित जी हकीरा को आते देखकर सोच चलो इसको चुना लगाते हैं। हकीरा का हाथ देखकर पंडित जी चिल्ला उठे, यजमान, घोर अनर्थ, राम राम राम। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा। राहु तिरछी निगाह से सूर्य को देख रहा है और मंगल स्वग्रही होकर वक्री बनकर चल रहा है। अरे अरे अरे, चंद्रमा पर तो ग्रहण लगा हुआ है और ये क्या, बुध तो क्रोध होके बैठा है। राम ही बचाए आपको। सूर्य की डिग्री तो बहुत मध्यम है, साथ में शनि की 7.5 चचच। और आपका मीन राशि इस बरस है महाविनाशी, है महाविनाशी। पंडित जी टेप रिकॉर्ड की तरह बजते रहे। जितना भी उनको ज्योतिष का ज्ञान था या नहीं था, सब कुछ उधेल कर रख दिए। सोचा ये क्लाइंट तो जरूर फंसेगा। हकीरा रोआ सा होके, पंडित जी महाराज ऐसा ना कहे, कोई तो उपाय होगा, दया करे, कुछ कृपा करे। पंडित जी वैसे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। हाँ 1101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा रोआ सा होके, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 1100 रुपये नहीं है। पंडित जी अपनी पालथी एडजस्ट करके एक बार और हाथ देना। हाथ देखकर आहा, लगता है चंद्रमा पर से ग्रहण उतर रहा है। एक काम करो, 501 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 500 रुपये नहीं है। पंडित जी को लगा क्लाइंट भाग ना जाए, इतना लालच ठीक नहीं। पंडित जी एक बार और हाथ देना जरा, 1-2 चीज छूट गई है। हाथ देखकर लगता है सूर्य की डिग्री कुछ बढ़ गई है और हाँ मीन राशि तो इस साल ठीक जाने वाला है। एक काम करो, 101 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। पंडित जी हद है यजमान, लाइए हाथ लाइए। गुस्से से हाथ देखकर सब ठीक लग रहा है, बस ये राहु केतु और शनि का लफड़ा है। चलो भाई तुम भी क्या याद करोगे, निकालो 11 रुपये, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा दयनीय मुंह बना के, पंडित जी महाराज भगवान कसम मेरे पास 11 रुपये भी नहीं है। पंडित जी आग बबूला हो उठे, चिल्ला के बोला, अरे आदमी हो कि पैजामा का नाड़ा, लाओ हाथ दो। चलो छोड़ो, हाथ झटक कर, शनि का तो कुछ करना ही होगा, अब इससे कम क्या होगा। 1.25 रुपये निकालो, एक पूजा करा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हकीरा पंडित जी भगवान कसम मेरे 1.25 रुपये भी नहीं है। पंडित जी 1.25 रुपये भी नहीं है। हकीरा नहीं। पंडित जी अपना आसन सही करते हैं, पीछे जाके टेक ले लेते हैं, जाओ वत्स जाओ। होने दो शनि का प्रवेश। जिस आदमी के पास 1.25 रुपये भी नहीं है, मैं भी देखता हूँ उसका शनि क्या बिगाड़ लेता है। होने दो शनि का प्रवेश। हाथ लहराते हुए, होने दो शनि का प्रवेश। प्रयास में कमी नहीं। जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया, उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा। उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। एक दिन उसके पास एक बकरी अपनी समस्या लेकर पहुंची। समस्या सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब 1 घंटे तक कूदा फांदी करने के बाद वह पेड़ से नीचे उतर आया। बकरी ने उससे पूछा, राजा जी इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने जवाब दिया, हाँ समस्या तो हल नहीं होगी, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो बताओ। पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी वो जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाए आदतानुसार हम पर चिल्लाए, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं है किसी बात का इल्म? जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पगली, घर आते ही ऐसे झिकियां मत दिया कर, कभी तो छोड़ दे, मुझ बेचारे पर इस तरह शक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ ये धुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था।
और वह उसे ढूंढने की जिद पर अड़ा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वह 1000 का नोट? मैंने कहा, बाकी तो खर्च हो गया, ये लो 100 रुपये। वह बोली, क्या सब खा गए? बाकी के 900 कहाँ गए? मैंने कहा, असल में जब उस नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरा पैर पड़ा था। कहीं वह कुछ बक ना दे, इसलिए वह लड़की मनानी पड़ी, उसे उसी के पसंद की पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी। फिर उसे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपये बचा पाया हूँ। यूँ समझो जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतजाम कर लाया हूँ। अब तो बीवी रजामंद थी क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुरा कर बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बकबक किए जा रही थी। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी। तारे ही तारे। महान जासूस शर्लॉक होम्स और उनके मित्र डॉक्टर वाटसन एक बार जंगल में कैंप लगाने और पिकनिक मनाने पहुंचे। डॉक्टर वाटसन ने पूछा, होम्स, तुम कठिन से कठिन केस सुलझा लेते हो, ऐसा कैसे कर लेते हो? शर्लॉक होम्स, देखो, तुमको किसी भी चीज के तह तक जाना हो तो तर्क लगाओ। किसी चीज को वो जैसा है वैसा ही मत देखा। सोचो कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर वाटसन, मैं भी तुम्हारे तरह महान जासूस बनाना चाहता हूँ। शर्लॉक होम्स, ठीक है, आज से हर चीज में तर्क लगाना शुरू करो। देर रात तक बातें होती रही और बाद में खाना खाकर दोनों अपने टेंट के अंदर जाके सो गए। रात में होम्स ने अचानक से डॉक्टर को जगाया। शर्लॉक होम्स, वाटसन, ऊपर देखो, तुमको क्या दिखता है? डॉक्टर वाटसन, मुझे असंख्य तारे दिख रहे हैं। शर्लॉक होम्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर वाटसन समझ गए कि उनको तर्क लगा कर बोलना है और जो जैसा है वो वैसा क्यों है और जो जैसा नहीं है वो वैसा क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि। वो अपना चश्मा लगा के बैठ गए और गला साफ करके बोलने लगे। डॉक्टर वाटसन, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लाखों तारामंडल हैं और करोड़ों ग्रह। ज्योतिष के अनुसार मुझे लगता है शनि इस वक्त सिंह लग्न में है। समय विज्ञान से मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त 2:45 बजे है। अध्यात्म के अनुसार मैं कहता हूँ कि भगवान कितना शक्तिशाली है जो इतने तारे और ग्रह बनाए और हम कितने क्षुद्र। मौसम विज्ञान से बोलूँ तो आसमान साफ है और कल एक सुबह तेज धूप खिलेगी। शर्लॉक होम्स की तरफ देखकर बोले, तुमको क्या लगता है होम्स? शर्लॉक होम्स ने गहरी सांस खींची और 1 मिनट चुप रह के चिल्लाया, अबे गधे, इसका मतलब ये है कि किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है और हम खुले आसमान के नीचे हैं। पत्थर प्रेमी। 2 भूवैज्ञानिक दूर जंगल में सैंपल इकट्ठा करने गए। दिन भर में दोनों ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। शाम को उनको जंगल से ले जाने हेलीकॉप्टर आया। भूवैज्ञानिक अपने पत्थर हेलीकॉप्टर पर जाने लगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जब देखा कि 6 बड़े पत्थर है तो उसने उनको टोककर कहा, इतने सारे पत्थर, इनका वजन हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता। आप लोग इनमें से सिर्फ 4 पत्थर ले जा सकते हैं, 2 यही छोड़ दो। भूवैज्ञानिक, अरे इतना मेहनत करके जुटाए हैं, पिछले साल भी हमने इतने वजन के पत्थर जुटा के हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया था। इस तरह ही दोनों बहस करते रहे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने सोचा, चलो पिछले साल जब ले गए थे तो ठीक है। वो सारे 6 के 6 पत्थर ले जाने को रेडी हो गया। जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो कुछ देर बाद नीचे आने लगा। वजन के कारण हेलीकॉप्टर को पायलट ने जंगल में क्रैश लैंड करा दिया। कुछ देर बाद पायलट और दोनों भूवैज्ञानिक पेड़ पर लटके हुए थे। पहला भूवैज्ञानिक, क्यों भाई, यहाँ की भूमि और वातावरण को देखकर आपको क्या लगता है हम कहाँ क्रैश लैंड हुए हैं? दूसरा भूवैज्ञानिक, अब पक्का से ये बताना तो मुश्किल है, पर हाँ, ये लगभग वही जगह है जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पिछले साल क्रैश लैंड हुआ था। इतना सुनते ही पायलट ने पेड़ से छलांग लगा ली। हाथी मेरे साथी। एक महावत था जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा, अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसे गांव के पशु मेले में ले आया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक दिखे। महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपनी भौं सिकोड़ के खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो ज्यादा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया।
महावत ने 100 रुपये हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो, रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि। महावत ने जल्दी से उसे वहां से और दूर ले जाके कहा, हो गया, जाओ भी। हकीरा वहां से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने। कभी आगे से कभी पीछे से महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपये हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। हकीरा कुछ कह पाता इसके पहले महावत ने उसे वहां से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने। कभी आगे से कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए, क्या है, क्या पता कर लिए तुम इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन के लोगों की भीड़ लग गई। हकीरा, अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर से चिल्लाते हुए, इसका क्या? क्या इसका? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे? चलो, मैंने माना कि ये हाथी बूढ़ा और बेकार है तो क्या, जाओ यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रही। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। हकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत सर पर हाथ रख के बैठ गया, जाओ यहाँ से यार, मैं मान गया तुम बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत, बोलो भाई, बोलो। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। महावत दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर से रोने लगा। चांद का दीदार। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का, जो तुम कहो डार्लिंग। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ चीज छिपा कर लाया और लड़की से कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो लड़के ने वो चीज लड़की के हाथों में दी और लड़की से आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज को देख उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके हाथों में एक आईना था जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की, तुम मुझे चांद सा समझते हो? लड़का, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही है, कभी वो थोबड़ा आईने में भी देखा है या नहीं? एक भेलपुरी अलग अलग दाम। एक भेलपुरी वाले का मेनू। एक भेलपुरी 10 रू। 2 स्पेशल भेलपुरी 12 रू। 3 वेरी स्पेशल भेलपुरी 15 रू। 4 एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 16 रू। 5 डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 20 रू। 6 संडे स्पेशल भेलपुरी 25 रू। सिर्फ रविवार। भेलपुरी की अलग अलग टेस्ट चखने के लिए मैं रोज एक अलग भेलपुरी खाने लगा, पर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि हर एक भेलपुरी की एक ही टेस्ट है। आखिरकार एक दिन मैंने उससे इसका कारण पूछा। हर एक भेल की एक जैसा टेस्ट है। भेलवालाह भेलपुरी मतलब भेलपुरी सिर्फ 10 रू। स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच धोया हुआ। वेरी स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच और प्लेट दोनों ही धोए हुए। एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब भेल देने से पहले हाथ धुले हुए। डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब पीने का साफ पानी अलग से दिया जाता है। इतना बोलकर वह चुप हो गया। फिर संडे स्पेशल मतलब क्या? भेलवाला, संडे को मैं नहाता हूँ, इसलिए संडे स्पेशल अलग से। तारीफ भी पड़ गई महंगी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा, बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। डॉक्टर और बीमार चंदू मियाँ। डॉक्टर, बीमार चंदू मियाँ से कैसी तबीयत है मियाँ? चंदू मियाँ, ठीक होती तो आपके पास काहे आते? डॉक्टर, मैंने जो दवा दी थी वो खा ली थी।
चंदू मियाँ कैसी बातें करते हैं, दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली काहे होगी। डॉक्टर अम्मा, मेरा मतलब है दवा पी ली थी। चंदू मियाँ क्या कह रहे हैं, आपने ही तो दी थी, दवा पीली नहीं लाल थी। डॉक्टर अबे मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। चंदू मियाँ, डॉक्टर साहब अपना इलाज कराओ, दवा को नहीं। मुझे पी लिया था। डॉक्टर सिर पीटते हुए, तू मुझे पागल कर देगा। चंदू मियाँ मेरी नज़र में पागलों का एक उम्दा डॉक्टर है। डॉक्टर मेरे बाप यहाँ से जाने का क्या लेगा। चंदू बस 500 रुपये दे दो। डॉक्टर ये ले 700 और दफा हो जा। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार दिखाने कब आना है। डॉक्टर कोई जरूरत नहीं, तू बिल्कुल ठीक है। चंदू, मैं ठीक हूँ तो फिर तुमने मुझे पलंग पर लिटाकर शर्ट उतरवाकर सांस लेने को क्यों कहा। डॉक्टर मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा था। चंदू, जब मैं ठीक हूँ तो तुम मेरा चेकअप क्यों कर रहे थे। डॉक्टर, गलती हो गई थी मेरे बाप। चंदू, गलती नहीं, तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। डॉक्टर ये क्या कह रहे हो यार, बाहर और मरीज बैठे हैं, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरी इज्जत का सवाल है। चंदू, पहले ये बताओ कि मेरी इज्जत क्यों लूटना चाहते थे। डॉक्टर, यार मैं भला तुम्हारी इज्जत क्यों लूटूंगा। चुंदू, तो फिर किसकी इज्जत लूटना है तुम्हें। डॉक्टर, यार मुंह बंद करने का क्या लेगा। चंदू, एक काम करो, 1000 रुपये दे दो। डॉक्टर, ये ले और दफा हो जा यहाँ से। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार कब आना है। डॉक्टर, कभी मत आना, मेरे ससुर, मैं ये क्लिनिक बंद करके आज ही हरिद्वार तीर्थ करने जा रहा हूँ। तेरे कारण इस दुनिया से मेरा दिल उठ गया है। बारटेंडर, एक आदमी बार में जाता है, बारटेंडर के पास जाता है और उससे कहते हुए जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ और तुम भी पियो। बारटेंडर को लगता है सही बात है, ये तो खुशी में सबको पिला रहा है। पूरे बार में सभी को मुफ्त पिलाया जाता है, उस आदमी को पिलाया जाता है और बारटेंडर भी छक के पीता है। बाद में वो आदमी खड़ा होता है और जाने लगता है। बारटेंडर कहता है, कहाँ चले श्रीमान, 17,777 का बिल तो देते जाएं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, वो आदमी बोला। बारटेंडर को बहुत गुस्सा आया, वो उसे ताबड़तोड़ मारने पीटने लगा। बाद में उसको धक्के मार के बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बीते, एक शाम वो आदमी फिर से आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ और तुम भी पियो। बारटेंडर को लगा हो ना हो ये आज पैसे लेके आया है। सबने छक के पिया, उस आदमी और बारटेंडर ने तेजाम लड़ा लड़ा के पिया। जब बिल देने को बारटेंडर ने कहा तो वो आदमी फिर से बोला, मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है। बारटेंडर ने पिछली बार से दुगने जोर से उसकी मार कुटाई की। मारते मारते वो खुद घायल हो गया। बाद में कुटाई की, मारते मारते वो खुद घायल हो गया। बाद में उस आदमी को उठाकर बाहर फिकवा दिया। कुछ दिन बीतने पर वो आदमी फिर से बार में आया। उसको देखते ही बारटेंडर चौकन्ना हो गया। वो बारटेंडर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ, हाँ मुझे और सबको पिलाओ, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। ये कहकर वो बार का टेबल बजाने लगा। बारटेंडर, तुम्हें पिलाओ और बार में आए सब गेस्ट्स को पिलाओ। आदमी, हाँ उद्धरण चिन्ह। बारटेंडर, आज आप मुझे नहीं पिलाएंगे। आदमी, नहीं। बारटेंडर, क्यों। आदमी, वो क्या है ना, सबकी बात ठीक है, पर पीने के बाद तुमको होश रहता नहीं और टुन हो कि तुम मारपीट करने लगते हो। बारटेंडर बेहोश हो गया।